विभिन्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में और विशेषकर जो इंग्लिश से संबंधित कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें प्रासोडी या वर्सिफिकेशन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक के प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र या लैंग्वेज या भाषा संबंधित प्रश्न पत्र का एक मुख्य हिस्सा भी है। इसके अलावा जो वर्सिफिकेशन है उससे संबंधित प्रश्न इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आते हैं। यानी जो प्रोसोडी है किसी भी लिटरेचर के साहित्य के अध्ययन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी तथ्य है। कोई भी साहित्य चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, उसमें जो वर्सिफिकेशन है, जो प्रोसोडी हैं, वे एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होती हैं और कुछ न कुछ मिलती हैं। अतः इनका तुलनात्मक अध्ययन एक बहुत ही रुचिकर विषय है। आए हम प्रोसोडी, वर्सिफिकेशन तथा अन्य इनसे संबंधित तथ्य जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच, डिक्शन, राइम, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन ज़्यादा विस्तार में नहीं है, यह परीक्षा को दृष्टिकोण में रख करके किया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रोसोडी, वर्सिफिकेशन। द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन इज प्रोसोडी, द आर्ट ऑफ कंपोजिंग पोम्स इन वर्सिफिकेशन। तो देखिए, जो प्रोसोडी है ये जो कविता लिखने का, वर्सिफिकेशन का साइंस है। यानी कैसे हम कविता लिखें, उसके नियम क्या होते हैं, उनके सिद्धांत क्या होते हैं, ये प्रोसोडी में इसका अध्ययन किया गया है। छंद शास्त्र। अब वर्सिफिकेशन क्या है? वर्सिफिकेशन का अध्ययन तो प्रोसोडी होता है। वर्सिफिकेशन कविता लिखने की कला है। यानी कोई कविता लिखी जाती है तो उसमें लय होती है, राइम होता है, या ब्लैंक वर्स जो होती है उसमें कोई छंद नहीं होता है। ब्लैंक वर्स में छंद होता है, लेकिन जो फ्री वर्स होता है उसमें कोई छंद नहीं होता है। तो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या अंतर है, सिलेबल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ वर्सिफिकेशन में इनका अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः इस बात को ध्यान दे दें, जो फ्री वर्स होता है या वर्स लिब्रे होता है उसमें कोई राइम या छंद नहीं होता है। अब वर्सिफिकेशन का जो पहला जो अध्ययन का विषय है वो सिलेबल है। SYLLABLE, सिलेबल। तो सिलेबल कोई शब्द या कोई शब्द का वह हिस्सा होता है जिसमें एक वावल हो, एक स्वर हो। जैसे डिस्कसिंग शब्द है, तो डिस्कसिंग में अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उच्चारण देखेंगे। इसमें 3 वावल्स आते हैं, I, U, I। तो इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। डिस्कसिंग, तो इसमें 3 सिलेबल हैं। डिस प्लस कस प्लस ING, इंग। डिस में आई एक सिलेबल है, कस में यू है और ING, इंग में आई है। और इस तरह डिस्कसिंग में 3 सिलेबल हैं, 3 सिलेबल्स हैं। फीट। इंग्लिश प्रोसोडी में फीट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये
जैसे मोनोमीटर 1 फीट, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ओक्टा मीन्स 8। तो इस तरह जो मोनोमीटर है उसमें 1 फुट होगा, डायमीटर में 2 फीट होंगे, ट्राईमीटर में 3 फीट होंगे, टेट्रामीटर में 4 फीट होंगे, पेंटामीटर में 5 फीट होंगे, हेक्सामीटर में 6 फीट होंगे, हेप्टामीटर में 7 फीट होंगे। तो हेप्टा शब्द यदि केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें हेक्सेन, मीथेन ये सब वर्ड आते हैं। हेप्टेन आता है तो हेप्टा मीन्स 7 होता है। ग्रीक वर्ड है हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट, ओक्टामीटर 8 फीट। अब कुछ मेन फीट हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फीट हैं। केवल 4 फीट की स्टडी करेंगे और 4 फीट का अध्ययन करेंगे और ये परीक्षा तथा मूलभूत जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला इयाम्बिक है, इयाम्ब भी कहते हैं। तो यू मीन्स अनस्ट्रेस्ड, एस मीन्स स्ट्रेस्ड। तो इसमें 2 फीट होते हैं, इयाम्बिक में या इयाम्स में 2 फीट होते हैं। तो इयाम्ब और ट्रोकेइक ट्रॉकी इन दोनों में 2-2 फीट होते हैं। तो इयाम्ब में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ट्रोकेइक ये इयाम्ब का उल्टा होता है, SU यानी ट्रोकेइक में पहला स्ट्रेस्ड होता है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। एनापिस्टिक और डैक्टाइलिक, एनापिस्ट्स और डैक्टाइल्स। तो चाहे एनापिस्टिक कहें चाहे एनापिस्ट्स कहें। तो एनापिस्टिक और डैक्टाइलिक एक 3 फीट के सिलेबल हैं, 3 फीट के सिलेबल हैं। और एनापिस्टिक ये US होता है, जैसे इयाम्बिक US होता है। तो इसमें जो एनापिस्टिक होते हैं इनमें अनस्ट्रेस्ड 2 बार आ जाता है, US, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। डैक्टाइलिक एक ट्रोकेइक जैसा होता है, तो इसमें हो जाएगा SUU यानी स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। अब यहाँ पर एक तथ्य देखें कि जैसे इयाम्बिक है वो अनस्ट्रेस्ड से स्ट्रेस्ड की ओर बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे राइजिंग फीट। ऐसे ही एनापिस्टिक है, ये अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड है, ये भी राइजिंग फीट होगा। और इसके उल्टा यानी ट्रोकेइक और डैक्टाइलिक ये फॉलिंग फीट होंगे। Iambs and anapists are said to be rising meter. Trochees and dactyls are called falling meter. Trochees and dactyls are called falling meter, and Iambs and anapists are said to be rising meter. तो Iamb जो है ये उठते क्रम में है और ऐसे एनापिस्ट्स जो हैं, तो Iamb और एनापिस्ट्स जो हैं ये उठते क्रम में हैं और जो ट्रोकेइक है वो गिरते क्रम का है। अब स्टैंजा पैटर्न पर आते हैं। देखिए स्टैंजा पैटर्न ये है कि कोई एक तथ्य रखने के लिए जो पंक्तियों का, लाइंस का जो समूह होता है स्टैंजा होता है। तो पहला स्टैंजा है कपलेट, द कपलेट। 2 lines of poetry of equal length, one after the other। कविता की समान रूप से लंबी 2 पंक्तियाँ।
द 4-foot couplet is called octosyllabic couplet. The 5-foot couplet is called heroic couplet. Heroic couplet is a rhymed iambic pentameter. तो देखिए, जो दो समान लंबाई की जो पंक्ति होती हैं और जिनका अंतिम शब्द एक लय में होता है तो वो कपलेट कहलाता है। अब ये 4 फीट हैं तो ऑक्टोसिलेबिक होगा, 5 फीट हैं तो डेकासिलेबिक का हेरोइक होगा। तो जो हेरोइक कपलेट होता है ये इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। तो इसका एक तथ्य आप याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेरोइक कपलेट हमेशा इयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। राइम है तो दोनों जो पंक्तियां हैं वो समान होंगी, तो ए बी बी या सी यानी जो भी पंक्ति होगी वो समान होगी। द ट्रिपलेट 3 पोएटिक लाइन्स, तो 3 पोएटिक लाइन्स जो होती हैं वो ट्रिपलेट कहलाती हैं। अब ट्रिपलेट की जो राइम है वो ए बी 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 सी ऐसा है, यानी कि तीनों जो पोएटिक लाइन्स हैं उनके राइम समान है। लेकिन इसका एक विशेष प्रकार है तर्जा राइमा। तर्जा राइमा परीक्षाओं में बहुत आता है, क्योंकि शेली की एक कविता ओड टू द वेस्ट विंड है, बहुत ही क्रांतिकारी कविता है और वह तर्जा राइमा में है। तो तर्जा राइमा एक प्रकार का ट्रिपलेट है। तर्जा राइमा की राइम होगी ए बी सी बी, तो ऐसे इसकी राइम जाएगी ए बी सी बी। थर्ड है द क्वाट्रेन। क्वाट्रेन में 4 लाइनें होती हैं। इसके राइम ए बी भी हो सकती है, ए बी सी बी भी हो सकती है और ए बी सी भी हो सकती है। तो ए बी सी थोड़ा डिफरेंट है, ए बी सी बी, ए बी सी। लेकिन क्वाट्रेन में हमेशा 4 लाइन्स होती हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। क्विंटेन 5 लाइन्स की कविता है। क्विंटेन जो है ये 5 लाइन्स की कविता है। सेस्टेट ये 6 लाइन्स की कविता है। सेस्टेट ये 6 लाइन्स की कविता है। और सेस्टेट जो सोनेट होता है, सोनेट में खासकर पेट्रार्कन सोनेट में जो उसका उत्तरार्ध वाला जो स्टैंजा होता है वो सेस्टेट से बना हुआ होता है। ऑक्टेव 8 लाइन की कविता है। जैसे ओटावा राइमा होता है तो ओटावा राइमा ऑक्टेव है ए बी सी, यानी 3 तो ए बी होते हैं तो 3 × 2 6, और एक कपलेट होता है सी, तो इस तरह 8 लाइन्स हो जाती हैं। ओटावा राइमा ए बी सी। स्पेंसेरियन स्टैंजा ये 9 लाइन का स्टैंजा होता है और इसका राइम जो होता है ए बी सी, यानी एक पेयर ए बी का होता है 4 लाइन्स, एक पेयर बी सी का होता है 4 लाइन्स, और इस तरह 8 लाइन्स, और अकेला एक सी होता है। तो ए बी सी ये स्पेंसेरियन स्टैंजा है, ये 9 लाइन्स का। ऐसे ही 7 लाइन की एक पोएम होती है जिसे राइम रॉयल कहा जाता है। तो जो राइम रॉयल होती है वो 7 लाइन्स की होती है। अब राइम्स में और बहुत सारे विभेद आते हैं, और तो जब हम
सीरीज़ को यानी अवध सीरीज़ को हल करेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एक मैस्कुलिन राइम आता है। तो मैस्कुलिन राइम कोई बहुत अजीब सी चीज़ नहीं है। मैस्कुलिन राइम में केवल एक सिलेबल राइम करता है, यानी जैसे अंत में जो एक तुक होता है उसमें केवल एक सिलेबल राइम करता है। फेमिनिन राइम में 2 सिलेबल राइम करते हैं। तो जब 2 सिलेबल राइम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्वीटनेस पैदा हो जाएगी और इसलिए उसे फेमिनिन राइम कहते हैं। और जब एक सिलेबल राइम करता है तो पोएम बनती है लेकिन थोड़ा हार्ड होती है मैस्कुलिन राइम। अब एक से ज़्यादा सिलेबल जब राइम करें तो उसे वर्डलेस का राइम बोलते हैं। फ्री वर्स, देयर इज नो राइमिंग स्कीम प्रेजेंट, पोम हैज़ नो सेट मीटर, पोम डज नॉट फॉलो अ सेट पैटर्न। सेट पैटर्न नहीं, सेट मीटर नहीं और राइमिंग स्कीम नहीं। ब्लैंक वर्स है एन इयाम्बिक पेंटामीटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्लैंक वर्स में इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। देयर इज़ नो राइमिंग इफेक्ट। हाँ, राइमिंग इफेक्ट ब्लैंक वर्स में नहीं होता है। वर्सिफिकेशन का अगला महत्वपूर्ण भाग फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार 4 उसके विभेद 4 ग्रुप में अलंकार को बांट सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती हैं। तो एक रेजेम्बलेंस यानी बेस्ड ऑन रेजेम्बलेंस समानता पर आधारित। तो जो सिमली है, मेटाफर है, अपॉस्ट्रॉफी है, पर्सनिफिकेशन है, तो ये सब किसी न किसी से तुलना करके इनको व्यक्त किया जाता है, यानी ये तुलना या समानता पर आधारित हैं। जैसे पर्सनिफिकेशन है तो कोई जो जिससे तुलना की जाती है और उसे अमूर्त चीज़ को या डेड चीज़ को पर्सन बना दिया जाता है, यानी उससे में पर्सन की समानता आरोपित की जाती है। अपॉस्ट्रॉफी में संबोधित किया जाता है और एक टाइप का पर्सनिफिकेशन है, उसे संबोधित किया जाता है। और मेटाफर, सिमली, तो ये सब रेजेम्बलेंस पर आधारित हैं। कंट्रास्ट यानी विपरीतता, तो विपरीत होना। एंटीथेसिस, एपिग्राम, ये सब कंट्रास्ट पर हैं, यानी ये आपस में विपरीत संबंध प्रदर्शित करते हैं। एसोसिएशन, ये भी एक इनका संबंध होता है, यानी एक जुड़ाव होता है। तो एसोसिएशन में मेटानॉमी और सिनेक्डोसी, ये 2 एसोसिएशन के फिगर ऑफ स्पीच हैं। कंस्ट्रक्शन यानी एक रचना संबंधित फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। जैसे क्लाइमेक्स है तो कोई सीढ़ी है जिस पर एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा स्टेप चढ़ते हैं, फिर तीसरा स्टेप चढ़ते हैं। तो जब ऊपर की ओर घटनाएं बढ़ रही होती हैं, क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स, ये भी संरचना है, क्लाइमेक्स का उल्टा है, यानी नीचे की ओर आप आ रहे होते हैं। एक बाथोस होता है, एक पतन होता है और अधिकांशतः ये हंसी के लिए होता है। तो क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स कंस्ट्रक्शन संबंधी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं। तो 4 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच हैं: रेजेम्बलेंस, कंट्रास्ट, एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन। सिमिली एक बड़ी सामान्य सी फिगर ऑफ स्पीच है। उपमा, संस्कृत में कालिदास सिमिली के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य। A comparison is made between 2 objects of different kinds which have at least one point in common। यानी 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और वे दोनों ऑब्जेक्ट्स भिन्न होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक समानता होनी चाहिए। तो जब आप सिमिली यानी आप उपमा दे रहे हैं तो सिमिली में समानता तो होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होना चाहिए।
यदि वो आइडेंटिकल हैं तो सिमिली नहीं हो सकती है। तो अ डिफरेंट काइंड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमिली में एक खास चीज़ और होती है, इंट्रोड्यूस्ड बाई एज लाइक सो, यानी सिमिली में एज लाइक सो का उपयोग जरूर होता है। तो मेटाफर और सिमिली में एक बड़ा अंतर होता है कि मेटाफर में एज लाइक सो का उपयोग नहीं होता है। मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली, तो मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं, या सिमिली को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसे संकुचित कर दीजिए तो कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली मेटाफर में बदल जाती है। डजंट यूज वर्ड्स एज लाइक सो, इसमें एज लाइक सो का उपयोग नहीं होता है। जो मेटाफर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच होती है, और मेटाफर को पहचानना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है। तो मेटाफर का उपयोग भी बहुत होता है, और यहाँ तक कि मेटाफर संबंधित संप्रदाय या स्कूल भी इंग्लिश में विकसित हो गए हैं। हाइपरबली, तो जो हाइपरबली है यानी जो हाइपरबोल कहते हैं, ये एग्जाजरेशन है। एग्जाजरेशन यानी किसी चीज़ को एग्जाजरेट करना, एग्जाजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के कहना। तो अतिशयोक्ति बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ये हाइपरबली है। हाइपरबली, 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 हाइपरबली। पर्सनिफिकेशन, तो पर्सनिफिकेशन में आर रेफर टू एज इफ दे वर ह्यूमन, जैसे कि वे कोई मनुष्य हो, ह्यूमन हो, एज इफ दे वर ह्यूमन, होमोसेपियंस को बिलोंग करते हो, होमोसेपियंस से संबंधित हो, एज इफ दे वर ह्यूमन। मेटोनमी, जो मेटोनमी है ये बहुत ही खास फिगर ऑफ स्पीच है, और इसमें होता ये है कि जो तथ्य बहुत ही घनिष्ठता से संबंधित होता है तो वह उसका स्थानांतरण कर देता है, यानी मेटोनमी एंड द एक्ट ऑफ रेफरिंग समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। जैसे या वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, जैसे ये बोलते हैं कि हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं, तो वो हम मिल्टन की पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पुस्तक मिल्टन से बहुत ज़्यादा संबंधित है, तो बोल देते हैं कि मिल्टन को पढ़ रहे हैं। तो मेटोनमी में क्या होता है, वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, एक जो वर्ड होता है वो दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे कोई लड़का एक खास ड्रेस पहन कर आता हो और वो लाल टोपी लगा कर आता हो, तो बाद में उसे टीचर लाल टोपी बोलने लगे कि ये लाल टोपी तुम आंसर दो, तो अब वो लाल टोपी वो पर्टिकुलर क्या है, वो लड़का है। तो वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, ये तीनों विपरीत संबंधों वाले फिगर ऑफ स्पीच हैं, और इन्हें ध्यान से समझना चाहिए। एंटीथेसिस एंड एम्प्लाइड कंट्रास्ट, तो ये कंट्रास्ट होता है, एक पूरा जो क्लॉज होता है या वाक्य होता है, उसमें एक हिस्सा जो बात कहता है, दूसरा हिस्सा उसके अपोजिट, उसके विपरीत होता है। जैसे मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। यहाँ मैन प्रपोजेज है, प्रपोज कर रहा है, तो गॉड क्या है, डिस्पोज कर रहा है। अब इसका एक क्लॉज हुआ मैन प्रपोजेज, दूसरा क्लॉज हुआ गॉड डिस्पोजेज, और एक सेंटेंस बना। तो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के विपरीत है। ऑक्सीमोरॉन जो होता है उसमें फ्रेज होता है, फ्रेज में दो
वर्ड्स अपोजिट होते हैं, जैसे क्रूएल काइंडनेस, तो क्रूएल और काइंडनेस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर कोई दो हिस्से नहीं होते हैं, या दो जो है कोई दो क्लॉजेज या दो फ्रेजेज नहीं होते हैं, वरन एक फ्रेज के दो पास में आने वाले, प्रायः पास में आने वाले शब्द विपरीत होते हैं। तो क्रूएल काइंडनेस ये ऑक्सीमोरॉन है। पैराडॉक्स जो होता है ये थोड़ा डीपर, थोड़ा गहराई से होता है, और ये भी विपरीत होता है, लेकिन जब इसका अर्थ आप निकालेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें कुछ विपरीत बात कही जा रही है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन ये पैराडॉक्स है, एपिग्राम भी है। तो पैराडॉक्स थोड़ा गहरा होता है। अब एंटीथेसिस बाहर से पहचाना जा सकता है। ऑक्सीमोरन ज़्यादा आसान है, क्योंकि दो अपोजिट शब्द एक साथ दिए होते हैं, दो विपरीत शब्द एक साथ दिए होते हैं। लेकिन पैराडॉक्स थोड़ा गहरा होता है, वो उतनी आसानी से पहचान में नहीं आता है जब तक कि उसका सम्यक अर्थ न निकाला जाए। एंटीथेसिस एन implied contrast, for example, man proposes, God disposes. Oxymoron, a phrase that combines two words that seem to be opposite of each other. Cruel kindness. Paradox involves deeper truth in a contradictory manner. The child is father of man. क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स जो दो फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं। क्लाइमेक्स ग्रीक भाषा में सीढ़ी या लैडर को कहते हैं। तो क्लाइमेक्स स्टेप बाय स्टेप टू व्हाट इज मोर एंड मोर इम्प्रेसिव, यानी कदम स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं और ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रेसिव, महत्वपूर्ण स्तर की ओर जाते हैं। जैसे जूलियस सीजर में एक कथन है, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, यानी सीजर कहता है मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। तो केम से ज़्यादा जो इम्प्रेसिव है, मोर इम्प्रेसिव है आयशा, और आयशा से ज़्यादा मोर इम्प्रेसिव है आई कॉन्कर्ड। तो ये ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए एक स्टेप, फिर उससे ऊपर दूसरा स्टेप, फिर उससे ऊपर तीसरा स्टेप है। एंटी क्लाइमेक्स और बाथोस जो होता है वो क्लाइमेक्स का उल्टा होता है, और इसमें जो है एक डिसेंट या एक पतन वाली घटना होती है, और इसमें कोई विकास वाली घटना नहीं होती है, एक ह्रास वाली घटना होती है, और प्रायः ये ल्यूडिक्रस या हंसी वाला होता है। और मैटपिया, तो ये ध्वनि अलंकार होता है, और सारी दुनिया में ऑनमाटपिया एक जैसे होते हैं। हिंदी में ध्वनि अनुकरण कहते हैं। साउंड ऑफ वर्ड इज मेड टू कन्वे द सेंस, यानी जो ध्वनि होती है उससे सेंस निकलता है। पन जो है वो स्लेश, हिंदी संस्कृत के स्लेश जैसा होता है, लेकिन इंग्लिश में ये प्रायः हंसी या मजाक या सटायर के लिए उपयोग में आता है। हिंदी और संस्कृत में श्लेष जैसी गंभीरता पन में नहीं होती है। पन वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। होम फोन अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, यानी डिफरेंट मीनिंग एंड
स्पेलिंग, तो जिसकी स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस हो, स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण समान हो, वो होमोफोन कहलाता है। एक होमनिम होता है, तो होमनिम में जो स्पेलिंग्स होते हैं और जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वे सेम होते हैं, केवल मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे बैंक है, तो बैंक BANK, बैंक माने बैंक होता है जिसमें पैसा जमा करते हैं या जिससे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, बैंक। BANK बैंक माने किनारा भी होता है, नदी का किनारा, तो स्पेलिंग BANK समान है, उच्चारण बैंक समान है, लेकिन अर्थ भिन्न है, तो ये होमनिम होगा। लेकिन FLOWER फ्लावर पुष्प है, FLOUR फ्लावर ये आटा के लिए आता है, फ्लावर मिल होता है, और इनका उच्चारण दोनों का फ्लावर है समान है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स तथा मीनिंग भिन्न है, तो ये होमोफोन होंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट एडजेक्टिव जैसा होता है, तो इसमें एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर। जैसे वेरी वे है, वेरी माने थका हुआ, वे माने रास्ता, थका हुआ रास्ता। तो एक ग्रे की एलिजी में एक लाइन है, द प्लाउमैन प्लॉड्स हिज वेरी वे, यानी थका हुआ जो हलवाहा है वो अपने पैर घसीटते हुए थके हुए रास्ते पर चल रहा है। अब यहाँ पर वेरी वे नहीं है, रास्ता नहीं थका हुआ है, वेरी प्लाउमैन है, यानी जो राहगीर है वो वेरी है, तो राहगीर से, प्लाउमैन से या हलवाहा से वेरी शब्द ट्रांसफ़र हो गया है वे में, तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। डॉगरेल, डॉगरेल एक राइम्ड कविता होती है, लेकिन ये रफ होती है, ये जर्की वर्सिफिकेशन होता है, मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर होता है, यानी जो मीटर होता है वो नियमित होता है, मीटर नियमित होता है, इतना नियमित होता है कि वह मोनोटोनस हो जाता है, एक उबाऊ हो जाता है, तो इस तरह की कविता को डॉगरेल कहते हैं। डायलेक्ट, तो जो मुख्य भाषा होती है, मुख्य लैंग्वेज होती है, उसके कई बोलियां या उपभाषाएं होती हैं, 3 बोलियों या उपभाषाओं को डायलेक्ट बोला जाता है। फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप, यानी किसी खास क्षेत्र या किसी खास समूह में जो भाषा बोली जाती है, तो उस बोली जाने वाली भाषा को डायलेक्ट कहते हैं। जैसे खड़ी बोली हिंदी है, तो हिंदी की बहुत सारी डायलेक्ट हैं, जैसे बाराबंकी और इसके पास में हिंदी की डायलेक्ट अवधी बोली जाती है। मथुरा की तरफ यानी ब्रज मंडल में ब्रज बोली जाती है, तो ये ब्रज है, अवधी है, ये हिंदी के डायलेक्ट्स हैं। अब हम जो अवध सीरीज है उसके क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। यदि आप थक गए हों तो थोड़ी देर के लिए इसे रोक दें, आराम से थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद इसे ध्यान से देखें, और इसे कई बार आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जो सीरीज है उसमें जो आंसर हैं, जो उत्तर हैं, उनको थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है, काला कर दिया गया है, लेकिन वे क्यों हैं तो उनकी व्याख्या साथ साथ करते जाएंगे। चालू करते हैं। यूनिट 3 प्रोसोडी एंड वर्सिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मीट्रिकल वेरिएशन? तो मीट्रिकल वेरिएशन क्या होता है? डेविएशन ऑफ सिलेबल, डेविएशन ऑफ फुट, डेविएशन ऑफ पार्टिकुलर मीट्रिकल यूनिट। तो देखिए, जो मीटर होता है वो एक उसका निश्चित ग्रामर होती है, उसका एक निश्चित लय होता है। जैसे कपलट है या क्वाट्रेन है, तो उनका एक निश्चित एक उनका एक राइम स्कीम होती है। तो उसमें जो मीटर होते हैं, जैसे पेंटामीटर, टेट्रामीटर, तो इनमें जो भिन्नता होती है, वेरिएशन होती है, उसको मीट्रिकल वेरिएशन कहते हैं। यानी डेविएशन ऑफ पार्टिकुलर मीट्रिकल यूनिट। तो जो मीट्रिकल वेरिएशन है वो मीट्रिकल यूनिट में ही तो डेविएशन होगा। डेविएशन थोड़ा सा हटना, तो एक पर्टिकुलर मीट्रिकल यूनिट में जो डेविएशन होता है उससे क्या बोलते हैं? डेविएशन ऑफ अ पर्टिकुलर मीट्रिकल यूनिट, मीट्रिकल वेरिएशन। ट्रोकेइक। अब ये आपने देखा था कि जो इयाम्स होते हैं और जो ट्रोकी होते हैं, तो इयाम्स और ट्रोकी ये दोनों 2 फीट के प्रोसीडीज होती हैं। यानी जो ये मीटर होते हैं ये 2 फीट के मीटर होते हैं, इयाम और ट्रोकी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रोकेइक हैज अ फुट ऑफ 2 सिलेबल, यानी 2 सिलेबल का जो फुट होता है वो ट्रोकेइक होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जो इयाम होते हैं उनमें अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस्ड होता है, और ट्रोकी क्या होता है? स्ट्रेस्ड और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड होता है। तो इयाम्स जो होते हैं वो राइजिंग होते हैं, और ट्रोकी क्या होते हैं? वो फॉलिंग होते हैं। थर्ड है एनापिस्टिक हैज। तो एनापिस्टिक को आपने देखा था कि एनापिस्टिक ये 3 सिलेबल का फूट है, जैसे ट्रोकी 2 सिलेबल का फूट का एक जो मीटर है वो एनापिस्टिक 3 सिलेबल्स होते हैं। तो देखें, ए फूट ऑफ 3 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स का फूट है एनापिस्टिक। डैक्टाइलिक, तो डैक्टाइलिक भी एनापिस्टिक की तरह ए फूट ऑफ 3 सिलेबल्स है। व्हाट इज राइम? रेपिटेशन ऑफ साउंड बिटवीन 2 लाइन्स। तो जो साउंड का रेपिटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं। मैस्कुलिन राइम ऑकर्स व्हेन द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। देखिए, मैस्कुलिन राइम में केवल एक सिलेबल की राइम मिलती है, जबकि फेमिनिन राइम में 2 सिलेबल्स मिलते हैं। तो इसमें फाइनल सिलेबल जब स्ट्रेस्ड होता है तो मैस्कुलिन राइम होती है, और जो फेमिनिन राइम हुई उसमें दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होंगे। दोनों सिलेबल जो है राइम करेंगे, दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, दोनों सिलेबल राइम करेंगे। यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड दोनों सिलेबल राइम करेंगे, और मैस्कुलिन में केवल स्ट्रेस्ड सिलेबल राइम करता है। व्हाट इज मीटर? अ फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड मीटर। यानी एक जो मीटर होता है उसमें स्ट्रेस्ड होते हैं और अनस्ट्रेस्ड होते हैं। व्हाट इज सिलेबल? अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन्स 1 वावल साउंड। तो वर्ड का, शब्द का वह पार्ट या वह शब्द जिसमें एक वावल साउंड कम से कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे सिलेबल बोलते हैं। अब कोई वर्ड है और उसमें 2 वावल साउंड हैं, तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे और उसमें 2 सिलेबल होंगे।
हाउ मेनी सिलेबल्स आर यूज्ड इन द वर्ड वीमेन। तो देखिए इसमें ओ और ई दो हैं, तो दो वावल हैं, तो और दो वावल का प्रोनाउंसिएशन भी होता है वी मीन, तो WO+MEN, तो दो सिलेबल्स होंगे। सिलेबल इज आल्सो नोन एज पिच ऑफ साउंड। सिलेबल क्या कहलाता है? पिच ऑफ साउंड। पिच मीन्स क्या होता है? एक आवाज़ की एक तीव्रता होती है। तो चूँकि सिलेबल में जब स्ट्रेस करते हैं तो उस पर जोर देते हैं, अनस्ट्रेस पर कम जोर देते हैं, तो वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है, पिच ऑफ साउंड कहलाता है सिलेबल। व्हाट इज फूट? तो जो सिलेबल का कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिलेबल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो फूट कहलाते हैं। जैसे याम्स में दो सिलेबल होते हैं, तो वो दो सिलेबल का कॉम्बिनेशन जो है वो एक फूट कहलाएगा। द काउंटिंग ऑफ सिलेबल इज बेस्ड ऑन, तो सिलेबल का जो काउंटिंग है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साउंड पर आधारित है कि वो साउंड क्या है, स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है। अ फूट जनरली कंसिस्ट्स, तो एक जो फूट में दो सिलेबल्स होते हैं या तीन सिलेबल्स होते हैं। हाउ मेनी फीट आर इन डायमीटर, तो डायमीटर में 2 फीट होंगे, टेट्रामीटर में 4 फीट होंगे, ट्राईमीटर में 3 फीट होंगे। हाउ मेनी फीट आर इन ट्राईमीटर 3, हाउ मेनी फीट आर इन टेट्रामीटर 4, हाउ मेनी फीट आर इन पेंटामीटर 5, हाउ मेनी फीट आर इन हेक्सामीटर 6, हाउ मेनी फीट आर इन हेप्टामीटर 7। हेप्टा ग्रीक में 7 को कहते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ मीट्रिकल वर्ड्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो जो पेंटामीटर होता है वो इंग्लिश में बहुत ही कॉमन है, पेंटामीटर। और पेंटामीटर में भी इयाम्बिक पेंटामीटर, फिलहाल के लिए पेंटामीटर सबसे कॉमन जो है मीट्रिकल फॉर्म है। हाउ मेनी सिलेबल्स आर यूज्ड इन द वर्ड बाउंड। अब देखें ओ और यू दो इसमें वावल्स हैं, तो दो सिलेबल्स होंगे इसमें। देखिए वावल्स का प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें दो वावल्स का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हाउ मेनी सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स। हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड लिप्स, तो लिप्स में केवल आई है वावल, तो लिप्स ई आता है, एक सिलेबल। फेमिनिन राइम रेफर्स टू लास्ट 2 or 3 सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड, तो जो लास्ट के 2 या 3 सिलेबल्स जो होते हैं तो उनकी जब राइम होती है तो फेमिनिन जो है राइम कहलाती है। व्हाट इज आई राइम? सिमिलरिटी इन स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड। कभी कभी कुछ पोएम होती है कि उसमें स्पेलिंग में तो सिमिलरिटी होती है, लेकिन साउंड क्या होते हैं उनमें सिमिलरिटी नहीं होती है, यानी कि उसकी जो स्पेलिंग होती है वो तो एक जैसी होती है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो पढ़ने में तो लगता है कि वो एक जैसा है, लेकिन जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण उसका भिन्न होता है। तो ये आई राइम कहलाते हैं। आई यानी पढ़ने में तो राइम है, लेकिन ईयर सुनने में राइम नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। व्हाट इज मिडिल राइम? तो इट इज़ फाउंड बिटवीन सिलेबल्स, जब सिलेबल्स के अंदर जब राइमिंग हो तो उसे यानी सिलेबल्स के अंदर हो, अंत में न हो, शुरुआत में न हो, बिटवीन सिलेबल्स, तो इसे मिडिल राइम बोलते हैं। व्हाट इज हाफ राइम? वावल साउंड्स डू नॉट मैच, जैसे आई राइम है तो वावल का जो साउंड है वो मैच नहीं करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो मैच नहीं करता है, तो इसे हाफ राइम कहते हैं। अब ये होता है कि जो वावल होते हैं तो वावल का एक ही साउंड नहीं होता है, वावल के कई साउंड होते हैं, तो वे साउंड आपस में मैच नहीं करते हैं। हाफ राइम इज आल्सो नोन एज, तो स्लैंट राइम भी कहलाता है। तो हाफ राइम, स्लैंट राइम,
जिनमें वावल की साउंड जो होती है मैच नहीं करती हैं, वो एक ही हैं। इम्परफेक्ट राइम इज आल्सो नोन एज हाफ राइम। तो हाफ राइम, स्लैंट राइम और इम्परफेक्ट राइम। अनदर नेम ऑफ हाफ राइम इज नियर राइम। तो 4 नाम हो गए हाफ राइम के: हाफ राइम, इम्परफेक्ट राइम, नियर राइम और स्लैंट राइम। व्हाट इज सिमिलर ऑफ पैरा राइम। तो पैरा राइम भी जो है स्लैंट राइम के जैसा होता है। राइम स्कीम इज डिनोटेड बाई। तो ए बी सी डी ये जो अक्षर होते हैं इनसे राइम की स्कीम डिनोट की जाती है। मैंने तो इसमें कैपिटल अक्षर नोट किए हैं, बट राइम स्कीम इज डिनोटेड बाई यहाँ पर स्मॉल अक्षरों में है, स्मॉल लेटर्स में है। अ कपलेट हैज ए पेयर ऑफ पोएटिक लाइन्स राइम्ड टुगेदर। तो इक्वल लेंथ की 2 लाइन्स हों और उनकी समान राइम हो तो पेयर है, यानी 2 हो गए, पोएटिक लाइन्स हैं, साथ साथ राइम करती हैं। हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट जो होता है वो 2 लाइन्स का होता है, इक्वल लाइन्स होती हैं, लेकिन वो डेका सिलेबिक होता है, यानी कि उसमें जो है 5 फीट होते हैं। इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। तो 2 इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, यानी 2 लाइन्स होंगी तब कपलेट होगा, और वो इयाम्बिक पेंटामीटर होगा, यानी अनस्ट्रेस्ड और देन स्ट्रेस्ड। तो चूँकि एक जो होता है उसमें 1 मीटर में 2 सिलेबल हैं, तो पेंटामीटर है तो 10 सिलेबल हो जाएगा, यानी डेका सिलेबिक हो जाएगा। एक कपलेट जनरली रिटेन इन। तो कपलेट पेंटामीटर में और टेट्रामीटर में दोनों में लिखा जाता है। पेंटामीटर जो होता है वो डेका सिलेबिक हो गया और टेट्रामीटर हो गया ऑक्टो सिलेबिक। टर्जा राइमा हैज बीन बारोड फ्रॉम इटली। दांते साहब थे, तो टर्जा राइमा इटली का जो है मीटर है, और सेले ने ओ टू द वेस्ट विंड में बहुत ही इसका सुंदर प्रयोग किया है। टर्जा राइमा इटली 3 लाइनों का ये जो है मीटर होता है। ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, तो ऐसे चलता है। टर्जा राइमा द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स राइम्ड टुगेदर। तो जैसे मैंने बोला ए बी ए फर्स्ट हुआ, बी सेकंड हुआ, ए थर्ड हुआ, ए बी ए, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो साथ साथ राइम करती हैं। बी सी बी, बी फर्स्ट, सी सेकंड, फिर बी, तो फर्स्ट और थर्ड जो है साथ साथ राइम करती हैं। टर्जा राइमा एक टेट्रामीटर है। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स राइम्ड टुगेदर। विच इज द कॉमन मीटर यूज्ड इन टर्जा राइमा। तो टर्जा राइमा में कौन सा कॉमन मीटर यूज किया जाता है? इसमें पेंटामीटर दिया हुआ है, लेकिन ये ट्राईमीटर होगा। विच इज द कॉमन मीटर यूज्ड इन द टर्जा राइमा। इसका आंसर सी होगा, ट्राईमीटर। टर्जा राइमा ए ट्राईमीटर होगा। ए बी सी बी। हाउ मेनी फीट इन टर्जा राइमा। तो 3 इयाम्बिक फीट्स होते हैं, और टर्जा राइमा में 3 इयाम्बिक फीट्स होंगे, और
व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ तर्जा रईमा? ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी। तो ये जो लाइनें होंगी वो तीन तीन की होंगी, इसीलिए हम इसे ट्राईमीटर बोलते हैं। ए बी ए, ये 3 लाइनें, फिर बी सी बी, ये 3 लाइनें, फिर सी डी सी, ये 3 लाइनें होती हैं। द क्वार्ट्रेन इज ऑफ, क्वार्ट्रेन जो 4 लाइन्स का होगा, क्वार्ट्रेन जो है वो 4 लाइन्स का होगा। द बैलेट इज रिटन इन, बैलेट जो होता है क्वार्ट्रेन में लिखा जाता है। ए बी सी बी, ए बी सी बी, तो बैलेट क्वार्ट्रेन में लिखा जाता है। एलिजी रिटन इन अ चर्च यार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये जो है एक क्वार्ट्रेन में लिखा गया है थॉमस ग्रे के द्वारा। द राइम रॉयल इज आल्सो नोन एज, तो राइम रॉयल को चौसेरियन स्टैंजा बोलते हैं। ये 7 लाइन का होता है। राइम रॉयल चौसेरियन स्टैंजा 7 लाइन का होता है। हाउ मेनी फीट आर इन राइम रॉयल? 7 इयाम्बिक फीट इन ईच लाइन। तो राइम रॉयल में 7 इयाम्बिक फीट होते हैं हर लाइन में। विच मीटर इज जनरली यूज्ड इन राइम रॉयल? तो राइम रॉयल में इयाम्बिक पेंटामीटर का उपयोग होता है, इयाम्बिक पेंटामीटर। द ओटावा राइमा इज बारोड फ्रॉम, तो ओटावा राइमा ये 8 लाइन का होता है, इसे इटली से लिया गया है। द ओटावा राइमा इज अ स्टैंजा फॉर्म ऑफ, तो 8 लाइन का स्टैंजा होता है ओटावा राइमा। व्हाट इज द ओटावा राइमा, व्हाट इज द मीटर ऑफ द ओटावा राइमा जनरली? तो इयाम्बिक पेंटामीटर ओटावा राइमा का भी मीटर है। ओटावा राइमा इज क्लोज्ड विद, कपलेट से एक क्लोज होता है। ओटावा राइमा का आप देखिएगा राइम स्कीम, तो लास्ट में क्या आता है? कपलेट आता है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ओटावा राइमा? तो ए बी ए बी ए बी सी सी, तो सी सी क्या है? कपलेट है। द स्पेंसरियन स्टैंजा इज नेम्ड आफ्टर, तो एडमंड स्पेंसर ने एक 9 लाइन्स का, 9 पंक्तियों का एक मीटर खोजा था, एक स्टैंजा खोजा था, 9 पंक्तियों का एक स्टैंजा खोजा था, उसे जो है स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है। स्पेंसरियन स्टैंजा इज ऑफ 9 लाइन्स, 9 लाइन का स्टैंजा होता है। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज ऑफ, तो इयाम्बिक पेंटामीटर में पहला जो है 8 लाइन होती हैं, 9वीं लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर में होती हैं, उसे अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। द 9th लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज ऑफ हेक्सामीटर और अलेक्जेंड्राइन। तो पीछे के क्वेश्चन में फिर आ जाते हैं। ये था 35 वाला क्वेश्चन। द तर्जा राइमा हैज़ बीन बारोड फ्रॉम इटली, क्लियर है। द तर्जा राइमा, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स राइम्ड टुगेदर, ये भी क्लियर है। व्हाट इज़ द कॉमन मीटर यूज्ड इन द तर्जा राइमा? तो देखिए इसमें तर्जा राइमा जो स्टैंजा है वो 3 लाइन्स का है, लेकिन जो इसमें मीटर यूज हुआ वो पेंटामीटर है, तो इसका आंसर बी पेंटामीटर ही सही है। एक बार फिर से सुन लें। स्टैंजा ये 3 लाइन्स का है। तर्जा राइमा का जब पूछें कि स्टैंजा कैसा है तो 3 लाइन्स का है, लेकिन इसमें मीटर कौन सा यूज हुआ है? तो मीटर पेंटामीटर है। ऐसे है हाउ मेनी फीट्स इन तर्जा राइमा? तो 3 इयाम्बिक फीट्स ऑफ पेंटामीटर। तो पेंटामीटर, इसका मीटर पेंटामीटर है और इसका स्टैंजा वो 3 लाइन्स का है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ तर्जा राइमा? ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी इसकी राइम स्कीम है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जो तर्जा राइमा है वो स्टैंजा तो 3 लाइन्स का है, लेकिन मीटर क्या है इसका? पेंटामीटर है। और 54 फिर रिपीट के दे रहे हैं। द 9th लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज ऑफ हेक्सामीटर और अलेक्जेंड्राइन। तो जो 9वीं लाइन है वो हेक्सामीटर या अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा? तो स्पेंसरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है?
तो ए बी बी सी, ये लास्ट में सी जो है ये अलेक्जेंड्राइन का है, ए बी सी। द ब्लैंक वर्ड्स इज जनरली ऑफ, तो इयाम्बिक पेंटामीटर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लैंक वर्ड्स का जो मीटर होता है वो इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। फ्री वर्ड्स हैज, तो फ्री वर्ड्स हैज अ रेगुलर मीटर, नो रेगुलर मीटर, तो फ्री वर्ड्स में कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है, कोई रेगुलर राइम नहीं होती, तो बी होगा नो रेगुलर मीटर। फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रे भी कहते हैं, फ्रेंच में, फ्रांसीसी भाषा में फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रे बोलते हैं। 59 ए फ्री वर्ड्स हैज नो राइम स्कीम, कोई उसमें राइम स्कीम नहीं होती है। 60 फ्री वर्ड्स हैज नो इक्वल लेंथ ऑफ लाइन्स, अब उसमें राइम स्कीम नहीं होगी तो उसमें लाइन्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल नहीं होगी। 61 फिगर्स इज एन एक्सप्रेशन दैट यूजेज वर्ड्स आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग्स, मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, उसका जो लिटरल मीनिंग का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, तो उसका जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। यानी जब आप किसी को बोलते हो यू आर लाइक अ रोज, या तो यू आर लाइक अ रोज में रोज का मतलब होता है कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सबलाइम, न कि वहाँ पर एक फ्लावर, पर्टिकुलर फ्लावर नहीं होता है, उसका अर्थ होता है कि बहुत ही सुंदर। तो एक्सप्रेशन दैट यूजेज वर्ड्स आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग्स। फिगर्स आर एम्प्लॉयड फॉर वैरायटी, फोर्स एंड ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट के लिए तो होता है कि उसकी शोभा बढ़ाता है, और उसमें थोड़ी सी वैरायटी, विविधता पैदा करता है, विविधता यानी मोनोटोनस नहीं रह जाता है। जनरली फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। इन फिगर्स ऑफ थॉट वर्ड्स आर यूज्ड इन वे दैट ब्रिंग्स ए चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग, यानी जो फिगर ऑफ थॉट्स हैं उसमें जो शब्द हैं वो ऐसे यूज किए जाते हैं कि उनकी जो एक स्टैंडर्ड मीनिंग है, उनका जो एक डिक्शनरी मीनिंग है वो बदल जाता है। इन सिमिली अ जनरल ट्रेंड इज कंपेरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, हाँ उसमें एज सो ये लगता है। सिमिली हैज like words like and as, which figure is used in the line I wandered lonely as a cloud, wandered होगा WANDERED, wandered भटकना, तो सिमली है, एज का यूज हुआ है। मेटाफर इज अ सिमली विदाउट लाइक और एज, मेटाफर एम्प्लॉयड सिमली कहलाती है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लाइक और एज का यूज नहीं होता है। द सिमली एक्सप्लिसिटली सेज वन थिंग इज लाइक अनदर, तो लाइक का यूज हो रहा है सिमली में। देखिए वन थिंग इज अनदर, ये मेटाफर है, वन थिंग इज लाइक अनदर सिमली है। ही इज लाइक अ लायन, सिमली ही इज अ लायन, मेटाफर। हाइपरबॉल इज एन एग्जाजरेटेड एक्सप्रेशन, एग्जाजरेटेड बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर। बाय हाइपरबोल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, यानी बढ़ा चढ़ा करके, यानी चाहो बहुत बड़ा करो या बहुत ही कम बोलो, यानी किसी चीज़ को बहुत ही घटा दो वो भी हाइपरबॉल है, और किसी चीज़ को बहुत बढ़ा दो वो भी हाइपरबॉल है। ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मैकबेथ से है और ये हाइपरबॉल है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, ये पोप के रेप ऑफ द लॉक का है, ये भी हाइपरबॉल है। तो जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ाया जाता है या किसी चीज़ को बहुत ही घटाया जाता है वो दोनों हाइपरबोल होते हैं। इन व्हिच फिगर इनएनिमेट, इनएनिमेट यानी निर्जीव, थिंग्स आर रेफर्ड एज ह्यूमन, तो पर्सनिफिकेशन है, ह्यूमन यानी पर्सन बना दिया गया, बी पर्सनिफिकेशन।
द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो द डिश रैन अवे यानी डिश जो है वो स्पून के साथ भाग गई। तो पर्सन भागता है, पर्सनिफिकेशन, डिश स्पून के साथ भाग गई। जैसे क्या होता है कि कोई एक लड़का अपने दोस्त के साथ भाग जाए, पर्सनिफिकेशन। इन विच फिगर ऑफ स्पीच वन वर्ड इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर। तो मेटोनिमी जो होता है इसमें ये सब्सटीट्यूशन का होता ही फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनिमी। द बॉटल फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये भी मेटोनिमी है क्योंकि बॉटल अल्कोहलिक ड्रिंक के सब्सटीट्यूट क्या किया गया है, बॉटल को किया गया है। विच फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट्स एन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रास्ट। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। कोई वाक्य है तो उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अपोजिट होता है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, एंटीथेसिस। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। तो गॉड ने कंट्री बनाई तो उसका उल्टा मैन ने क्या बनाया, टाउन बनाया, एंटीथेसिस। कंट्री नेचुरल, टाउन आर्टिफिशियल। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड इन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट थीप। अब ऑनेस्ट और थीप जो अपोजिट हैं, थीप ऑनेस्ट नहीं हो सकता और ऑनेस्ट थीप नहीं हो सकता, ऑक्सीमोरॉन। ही फील्स ए स्वीट पेन, स्वीट और पेन अपोजिट हैं। स्वीट चीज़ पेनफुल नहीं होती है, पेनफुल चीज़ स्वीट नहीं होती है, ऑक्सीमोरॉन। अपॉस्ट्रोफी इज एन एड्रेस सम इनएनिमेट थिंग एज इट इज लिविंग पर्सन। तो अपॉस्ट्रोफी संबोधन होता है, तो इनएनिमेट चीज़ को संबोधित किया जाता है। अच्छा, चूंकि संबोधन होता है तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें प्रायः लगता है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। ये अपॉस्ट्रोफी है क्योंकि इसमें फ्रेलिटी को संबोधित किया गया है, फ्रेलिटी को पर्सन बना के संबोधित किया गया है। हैमलेट से लिया गया है शेक्सपियर का अपॉस्ट्रोफी, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। ओ स्पिरिट ऑफ लव्ड, ओ स्पिरिट ऑफ लव्ड, देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यानी ये संबोधन है, यानी अपॉस्ट्रोफी है। विच फिगर ऑफ स्पीच adjective is transferred from the word to which it really belongs। तो जैसे वेरी वे था, थका हुआ रास्ता, रास्ता नहीं थका हुआ था, उस पर चलने वाला वो हलवाहा थका हुआ था। तो वेरी हलवाहा नहीं था, वेरी वे था, यानी वेरी जो है हलवाहे से ट्रांसफ़र हो गया था वे में, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है कि इसमें जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होता है, वो ट्रांसफर्ड हो जाता है। ए फिगर ऑफ स्पीच विच इन्वॉल्व्स डीपर ट्रूथ इन अ कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर इज कॉल्ड। तो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स में क्या होता है, जब उसका आप अर्थ निकालते हो तो जो गहरा अर्थ होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो विरोधी होता है, विपरीत होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है। वो कहते हैं बच्चा क्या है, एक वयस्क का, एक मैन का वो फादर है। तो चूँकि ये जो चाइल्ड होता है वही आगे चलकर मैन में बदलता है, यानी मैन किससे बना, वो चाइल्ड से बना। तो इस सेंस में है, तो पैराडॉक्स है। अर्थ आता भी है, अर्थ नहीं भी आता है, क्योंकि मैन चाइल्ड का फादर होता है, चाइल्ड मैन का फादर, जनरल उसमें नहीं होता है। Which figure of speech is used in the following line? There is no one so poor as a wealthy miser। यानी जो धनी कंजूस होता है उससे ज़्यादा पुअर कोई नहीं होता है। धनी कंजूस हमेशा अभाव में जीता है, पैराडॉक्स है। यदि वो धनी है बट वो क्या है, पुअर है। In which figure the sense rises step by step to what is more and more impressive। तो स्टेप बाय स्टेप वो क्लाइमैक्स होता है और लैडर के अर्थ में आता है। तो लैडर यानी एक सीढ़ी पर, फिर अगला यानी मोर इम्प्रेसिव, देन मोर इम्प्रेसिव, क्लाइमैक्स।
आई सा, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। टेल द फिगर ऑफ स्पीच। तो क्लाइमैक्स है। आई केम, उससे इम्प्रेस यू आई सा, उससे इम्प्रेस यू आई कॉन्कर्ड। आई लाफ, आई रन, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। तो ये भी क्लाइमैक्स है। पहले हंसा, फिर दौड़े, फिर गाना गाया, उसके बाद फिर डांस किया। तो ये क्रमशः क्या है, बढ़ते जाते हैं। यानी गाने गाने से ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ क्या है, डांस करना है। तो क्लाइमैक्स। विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। बाथोस है, बाथोस को एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच। अब वाइफ, फिर डॉटर, फिर सन्स, उसके बाद बताते हैं घड़ी भी खो गई। तो जिसकी वाइफ, डॉटर और सन खो जाएगा तो उसे घड़ी की चिंता नहीं रहेगी। यहाँ पर जो लास्ट में एंड हिज वॉच, ये पूरी चीज़ को क्या है, ऊपर से नीचे गिरा देता है। एक डिसेंट होता है, एक डिक्लाइन होता है। ये बात हो से। इन विच फिगर ऑफ स्पीच अ साउंड ऑफ वर्ड और वर्ड्स इज मेड टू कन्वे द सेंस। तो जो साउंड है वो सेंस बताता है। ओनमाटोपिया, तो ओनमाटोपिया का मतलब ये है कि साउंड जो है सेंस बताता है। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑफ समर ईव्स। तो इसमें चूंकि मरमरस हॉन्ट है तो मरमर क्या है, एक साउंड है, इसलिए ओनोमाटोपिया होगी। द रेपिटेशन ऑफ द सम वर्ड आकर इन द फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए ये अनुप्रास जो होता है, इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन क्या होता है, वो शब्द रिपीट होते हैं। जैसे का है, वो चा है, तो बार बार तरण तनुजा, तरु तमाल, तो ता रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। 5 miles meandering with a mazy motion। देखिए माइल्स, मियंडरिंग, मेजी, मोशन, एम 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 एम, एम रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। 5 miles meandering with a मेजी मोशन। तो मियंडरिंग, मेजी, मोशन, एम रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। तो लोड, लर्निंग, लंबरिंग 3 बार एल रिपीट हुआ, एलिट्रेशन। मोजेक राइम इज व्हेन फेमिनिन राइम यूजेज मोर देन 2 words। तो 2 वर्ड से ज़्यादा में फेमिनिन राइम यूज हुई तो उसे मोजेक राइम कहते थे। द ब्लैंक वर्ड्स इज राइमलेस वर्ड्स। तो ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होता है, मीटर होता है। यहाँ भी पेंटामीटर होता है बट राइम नहीं होता है। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, राइमलेस है। आई पार द नाइट ऑन माई स्लीपलेस प्लो। तो स्लीपलेस प्लो, पिलो, स्लीपलेस पिलो, स्लीपलेस पिलो। तो पिलो मन होता है तकिया, तो तकिया नहीं स्लीपलेस है, पर्सन जो है वो स्लीपलेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, एडजेक्टिव चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर वो पर्सन, उसे नींद नहीं आ रही है और वो कह रहा है कि जो नींद विहीन कौन है, निद्रा विहीन तकिया है, पिलो है। पिलो नहीं स्लीपलेस है, पर्सन स्लीपलेस है। ट्रांसफर्ड एपिथेट। 106 द प्रिजनर वाज प्लेस्ड इन ए कंडेम्ड सेल। अब देखिए कंडेम्ड सेल, सेल मीन्स होता है कोठरी, यानी जो जेल की कोठरी है उसके लिए सेल का यूज किया गया है। अब यहाँ पर सेल नहीं कंडेम्ड है, कंडेम्ड कौन है, अभिशापित कौन है, प्रिजनर है, यानी कंडेम्ड प्रिजनर होना चाहिए, कहा जा रहा है कंडेम्ड सेल। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड आकर्स इन द फिगर ऑफ स्पीच। यानी एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों तो ये पन होता है, हिंदी में श्लेष बोलते हैं, संस्कृत में। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। लिवर यानी जीने वाला, जैसे प्लेयर खेलने वाला, गिवर देने वाला, वैसे लिवर जीने वाला। और लीवर क्या होता है, LIVER, वो एक शरीर का अंग होता है, यकृत। तो एक्चुअल में होता है कि जो लोग
वाइन ड्रिंकर होते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब को डिटॉक्सीफाई लीवर करता है। तो ये लीवर कमज़ोर होगा तो शराबी जल्दी मर जाएगा। तो कोई जो है शराब प्रेमी है वो कह रहा है कि ज़िंदगी जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका लीवर कैसा है। लीवर अच्छा होगा तो ज़्यादा दिन तक जिएगा। अच्छा, दूसरा इसका अर्थ होता है कि ज़िंदगी किस पर डिपेंड करती है, जीने वाले पे डिपेंड करती है। तो लीवर के दो अर्थ हैं, एक लीवर जीने वाला, दूसरा लीवर। तो ये क्या है, पन है। अन लाइन दैट प्रेजेंट्स एन आउटवर्ड कंट्राडिक्शन इज अ, तो जिसमें कंट्राडिक्शन होता है, बाहर से तो लगता है कि ये कुछ इसमें उल्टा पुल्टा बोला गया है, लेकिन डीपर एक अर्थ आता है, पैराडॉक्स। द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, प्रोसोडी। द क्वार्ट्रेन इज द मोस्ट कॉमन इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन, तो 4 लाइन स्टैंजा सबसे ज़्यादा कॉमन है। व्हाट इज डायलेक्ट, तो डायलेक्ट एक बोली होती है। द रीजनल वैराइटीज ऑफ ए लैंग्वेज, यानी किसी विषय, किसी भाषा में, लैंग्वेज में जो क्षेत्रीय विविधता होती है वो डायलेक्ट कहलाती है। ए वर्ड ऑफ द सेम साउंड एंड स्पेलिंग एज अनदर बट हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग, तो देखिए इसमें बोलते हैं कि साउंड सेम है यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग एंड स्पेलिंग एज अनदर बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, तो जो होमोफोन होता है उसके प्रोनाउंसिएशन केवल सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होती है। होमोनिम में प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग दोनों सेम होती हैं, मीनिंग डिफरेंट होता है। यानी होमोफोन और होमोनिम मीनिंग दोनों डिफरेंट होती हैं, बट होमोनिम में स्पेलिंग डिफरेंट नहीं होती हैं, होमोफोन में स्पेलिंग भी डिफरेंट होती हैं। मैंने फ्लोर और फ्लोर का एग्जाम्पल दिया था, FLOWER और FLOUR। द रेगुलर रिकरेंस ऑफ ए rhythmic pattern with the line and in corresponding lines of a poem, तो देखिए रेगुलर रिकरेंस है, रेगुलर रिकरेंस यानी एक नियमित रूप से बार बार आना, रेगुलर नियमित रूप से, रिकरेंस बार बार आना। तो जब रेगुलर रिकरेंस होता है तो एक मोनोटोनस हो जाता है, वो पोम क्या हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। रेगुलर रिकरेंस पोम को मोनोटोनस बनाएगा। तो इससे फिर जो अच्छा रिदमिक पैटर्न क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। तो इस तरह की पोएम को जिसमें रेगुलर रिकरेंस होता है बट एक मोनोटोनस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डॉगरेल। डॉगरेल जो होता है ये द बीज वर हमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमिंग है तो हमिंग एक साउंड पैदा करता है, ए ऑनमाटोपिया है। शी टुक स्वीट पॉइजन टू मीट हर लवर हैज, तो स्वीट पॉइजन, अब पॉइजन स्वीट तो नहीं होता है, भले यदि मान लीजिए स्वीट भी पॉइजन हो तथा कथित, तो भी उसके लक्षण तो बहुत ही क्रूएल होते हैं, तो स्वीट पॉइजन कहा गया ऑक्सीमोरॉन। आई बेग ए 1000 पार्डन, तो 1000 पार्डन कौन वो करेगा, तो हाइपरबोल, आई बेग अ 1000 पार्डन। तो ये थे एक पूरी यूनिट का, पूरी 3rd यूनिट का एक एक्सप्लेनेशन था, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। थैंक यू।